गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली लेक्चर में हम लोगों ने लिविंग बर्ड में जो बायोलॉजिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, मैंने आपको पिछले लेक्चर में जीन बैप्टिस्ट डी लेमार के बारे में बताया था। मैंने आपको अर्नेस्ट मेयर के बारे में बताया था। मैंने आपको बहुत सारे साइंटिस्टों के बारे में बताया था। आज और हम डिस्कस करेंगे साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनबर्ग। ये एक डच मर्चेंट थे और इन्होंने अपने द्वारा बनाई हुई सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोप से सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, सेल को और दर्जनों प्रोटिस्ट को स्टडी किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल he invented self-made simple single lensed microscope and first observe the living cells and first observe the living cells and dozen of प्रोटिस्ट। जितने भी प्रोटिस्ट थे दर्जनों, उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। इनको हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में अपना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उन्होंने पास्चर इफेक्ट, as well as pasteurization phenomenon, को डिस्कवर किया। दूसरा, इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में बताया। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। आफ्टर दैट इन्होंने
develop the vaccine, develop the vaccine of rabies, anthrax, and chicken cholera. तो लुईस पास्चर studied the formation of different vaccines, including the rabies, including the anthrax, as well as chicken cholera, and gives the germ theory of disease. इसके अकॉर्डिंगली था कि जो इन्वायरमेंट में पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट किसी भी हेल्दी ह्यूमंस को इन्वेड आउट कर देते, अफेक्ट कर देते और डिजीज कॉज करते हैं। अब हम बात करेंगे पास्चुराइजेशन की। तो पास्चुराइजेशन लुईस पास्चर ने सिल्क वॉर्म के एग को पास्चुराइज्ड किया और पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क भी होता है। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, जितने भी हम लोगों को थैली में दूध मिलते हैं, चाहे वो मदर डेयरी का हो, चाहे वो हमारा पराग डेयरी का हो या गोकुल का हो, बहुत सारी दूध की थैलियां मिलती हैं। फुल क्रीम दूध है, टोन्ड दूध है, डबल टोन्ड दूध है। तो एक्चुअली में दिस वन मिल्क इज गोइंग थ्रू द पास्चुराइजेशन मैकेनिज्म। तो पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क में क्या होता है कि हम लोग जो दूध है उस दूध को हीट अप करते हैं। अभी मैं टेम्परेचर मेंशन करूंगा, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर और फिक्स टेम्परेचर, एंड सडन कूल कर देते हैं। हीट अप करते हैं और तुरंत हम उसको ठंडा कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, जिनको हम पैथोजेनिक भी बोल सकते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस है, बैसिलस है, ब्रूसोलिस है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हम लोगों को डिजीज कॉज करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम हार्मफुल बैक्टीरिया को रिमूव आउट कर देते हैं हीटिंग एंड आफ्टर कूलिंग। तो पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क मैं आपको बता दूं, in this process
In this process, the milk is heated at 141 degree Fahrenheit or less than 100 degree centigrade for 30 minutes. 30 minutes. It is very important. The temperature and the timing. So this one cause eliminating the harmful bacteria like Bacillus streptococcus from the milk. ये वर्ड क्लियर? पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क में हम लोग दूध को 141 डिग्री फ़ारेनहाइट और लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे 30 मिनट के लिए एंड देन कूलिंग। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये आपका पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क है। हम लोग बहुत सारे जो बीवरेज हैं या फूड प्रोडक्ट हैं उनको भी हम लोग पास्चराइज कर लेते हैं। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट जॉर्ज लियोपोल्ड क्यूवियर। जॉर्ज लियोपोल्ड क्यूवियर इन्होंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने अबाउट द फॉसिल्स के बारे में और ये फाउंडेशन of paleontology, P-A-L-A-E-N-T-A-L-A-E-N-O, paleontology. Paleontology means that study of fossils, study of fossils. ये बात क्लियर? जॉर्ज क्यूवियर ने फॉसिल्स की स्टडी के बारे में बताया। पैलियोंटोलॉजी is the branch in which we studied about the different types of fossils. अब हम बात करने जा रहे हैं, come to the main point, biological classification की biological
लॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस सेगमेंट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि अर्थ पर मिलियंस स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, इंक्लूडिंग द प्लांट, इंक्लूडिंग द एनिमल्स एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्थ पर 8 to 9 million organisms are exist, but only 1.8 to 1.9 million are studied and renamed। तो हम लोग इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार हम लोगों को क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो होता क्या है कि कुछ प्लांट्स हैं जिनके फीचर्स सिमिलर हैं। हम लोगों के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि इतनी मिलियंस जो स्पीसीज हम लोगों ने स्टडी की है, इनको हम लोग इंडिविजुअली पढ़ाई कर रहे हैं, सभी का नाम याद करें, सभी का जीनस याद करें, फैमिली याद करें, ऑर्डर याद करें, क्लास याद करें। सो इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल टास्क फॉर अस, इम्पॉसिबल टास्क। तो हम लोगों ने क्या किया कि जितनी भी प्लांट स्पीसीज थी और एनिमल स्पीसीज हैं, उनको हमने वेल ऑर्गेनाइज कर दिया, कंपाइल कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, जिससे हम लोगों को आसानी हो, इजी टू स्टडी। हमने उनको नाम दे दिया, हमने उनको क्लासिफाई कर दिया। दैट्स व्हाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि द main purpose of biological classification और systematics was to organize the vast number of, vast का मतलब बहुत सारे, a lot of, uncountable, vast number of known plant and animals into categories. That could be named, remembered and discussed. That could be named, remembered and ये पॉइंट क्लियर क्या
मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन पर्पज होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का या सिस्टमैटिक्स का। सिस्टमैटिक्स का मतलब एक स्टेप बाय स्टेप। सिस्टमैटिक्स का क्या कि लॉट ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम लोग ऑर्गेनाइज करें एंड कैटेगरी में उनको प्लेस ऑन कर दें, रख दें। किसके लिए कि वो जो है उनका नाम उनको याद रखा जा सके और डिस्कस भी किया जा सके। तो दिस इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करेंगे कि टैक्सोनॉमी। व्हाट इज द टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी में क्या है कि ये टैक्सोनॉमी एक वो साइंस है जिसमें हम किसी भी प्लांट्स को या एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं और आफ्टर दैट उसको क्लासिफाई कर देते हैं। लेकिन ये सब रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्सोनॉमी। इट इज द साइंस of identification comma nomenclature and classification of plants or animals. It is the science of identification, nomenclature and classification of plant and animals. It obey the rules and principle of classification. दिस इज द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल है उसको अगर हमें पुट करना है, वेल ऑर्गेनाइज्ड करना है, क्लासिफाई करना है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीसीज क्या है। And on the basis of similarity, we put at the appropriate phylum, appropriate division, appropriate family, class, and going on.
तो आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उसको नामकरण किया, नोमेनक्लेचर किया, एंड आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन किया। और लेकिन ये सारा जो हम करते हैं ये पर्टिकुलर रूल एंड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब हम बात करेंगे सिस्टेमैटिक्स की। सिस्टेमैटिक्स सिस्टेमैटिक्स में it is the science of identification, nomenclature, classification, and description. डिस्क्राइब भी करना है हमें उसको। क्या करना है? डिस्क्राइब भी करना है। टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स में केवल एक माइनर डिफरेंस है कि डिस्क्रिप्शन करना है पर्टिकुलर जो भी हमने चीज को डिस्कवर किया है। तो इट ब्रिंग्स अबाउट यूनिक property at unique property at point, यूनिक पॉइंट होता है उसका किसके लिए? एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे उसका किसके लिए? इवोल्यूशनरी एवरी पॉइंट और लेवल, एवरी पॉइंट एंड लेवल पर हम लोग उसका डिस्कस करते हैं। क्या कि पर्टिकुलर ये एवरी पॉइंट और लेवल क्या होना चाहिए? क्लासिफिकेशन के बेस पर एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस रिलेशन। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स में क्या डिफरेंस है कि इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे क्या कि असाइनिंग ऑफ नेम। असाइनिंग ऑफ नेम का मतलब नेम को कंपाइल करना है। असाइनिंग ऑफ नेम टू ऑर्गेनिज एंड टू द कैटेगरीज in which they are classified, in which they are classified
is called nomenclature. किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें नाम देना है तो उसको हम पहले कैटेगराइज करें, तो वो फिनोमेनन हमारा कहलाता है नोमेनक्लेचर। ये पॉइंट क्लियर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज किया। उनका नाम कार्ल वॉन लिनियस। उनका बहुत बड़ा योगदान है टैक्सोनॉमी में, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो चाहे वो एनिमल से रिलेटेड हो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कार्ल वॉन लिनियस ने क्या क्या योगदान दिया टैक्सोनॉमी में, क्लासिफिकेशन में, और उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी और उन बुक में उन्होंने क्या क्या लिखा। ये समझना बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Carolus Linnaeus और कार्ल वॉन लिनी। कार्ल वॉन लिनी बोल देते हैं इनको। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये स्वीडन में पैदा हुए, born in Sweden। उनका जो लाइफ स्पैन था, ये कब पैदा हुए थे? 23 मई 1707 to 10th January 1778। इनके जो फील्ड थे, बॉटनी, जूलॉजी, एंड इवन बायोलॉजी। सबसे छोटी उम्र में एट द एज ऑफ 22 he published his paper
sexuality of plants। 22 साल की एज में इन्होंने सेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट्स पब्लिश किया। इसके बाद इन्होंने he recorded more than 4,000 animal species in a famous book Systema Naturae। Systema Naturae in 1750। ये इनकी बहुत फेमस बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, और इसमें इन्होंने एनिमल स्पीसीज को डिस्कस किया। मोर देन 4,000, कितना? मोर देन 4,000 एनिमल्स को इन्होंने डिस्कस किया 1758, और वो भी डेट भी याद रखनी पड़ती है हम लोगों को, 1 अगस्त 78, 1 अगस्त 1758। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इससे पहले जो भी बायोलॉजिस्ट ने जिसको भी नाम दिया अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, वो सब अनवैलिड थे। जो इन्होंने रिकॉर्ड किया और इन्होंने नाम दिया वो वैलिड रहे। 1 अगस्त 1758 से पहले के जितने भी थे वो उन्होंने अनवैलिड कर दिया। इसके बाद में जो भी नाम दिया गया, साइंटिफिक नाम दिया गया, वो सारे वैलिड हो गए। और ये इनका 10th एडिशन था, 10th एडिशन। ये पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट स्पीसीज प्लैंटेरम, अनदर बुक स्पीसीज प्लैंटेरम। ये इन्होंने 1753 में पब्लिश की, और इसमें कंटेन्स अबाउट 6,000 प्लांट स्पीसीज को डिस्क्राइब। कितने? मोर देन और 6,000 स्पीसीज को डिस्क्राइब किया इन्होंने, प्लांट स्पीसीज को, स्पीसीज प्लैंटेरम। आफ्टर दैट उन्होंने जेनेरा प्लैंटेरम भी लिखा। इसमें पर्टिकुलर
detailed description of plant आफ्टर दैट इन्होंने फिलोसॉफिकल बोटेनिका, एक ये भी पब्लिश किया। फिलोसॉफिकल बोटेनिका के बारे में इन्होंने पब्लिश किया। इसके अलावा उन्होंने ट्रीटाइस भी पब्लिश किए। And he gave binomial classification. Binomial classification. इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बॉटेनिकल टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ जूलॉजिकल टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। ये इनमें से क्वेश्चन आ जाता है नीट के एग्जाम में। 1966 में पूरा नाम आ गया था। एंड नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया था, हु रोट द फिलोसॉफिका बोटेनिका। तो इनकी 5 बुक्स हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद में मैं आपको बता दूं, नोन एज father of modern taxonomy, father of botanical टैक्सोनॉमी और प्लांट टैक्सोनॉमी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, प्लांट टैक्सोनॉमी एंड नोन एज फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी। ये वर्ड क्लियर। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इनका काफी योगदान रहा है, इसमें मैंने आपको बता दिया। अबाउट 952 million species are known on Earth or exist on Earth, and 1.8 to
1.9 million are known. So it is enough for today. नेक्स्ट कमिंग क्लास में मैं आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में और ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी उसके बारे में बताऊंगा। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा। डिफरेंट कोडिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि इंटरनेशनल जो कोड होते हैं वो पर्टिकुलर पायरेसी को, डुप्लीकेसी को या एरर को कैसे कंट्रोल करते हैं। एक इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम होता है, उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।